Okay, let's start. Bismillahirrahmanirrahim. It's our third lecture. आज की जो बुक है वो उसमें ये दूसरा चैप्टर है. पहले में हमने बैकग्राउंड हिस्ट्री और सिस्टम की देखी. नाउ वी स्टडी द बेसिक कंसेप्ट्स रिलेटेड टू द पावर सिस्टम एनालिसिस. और ये जो कंसेप्ट्स हैं ये आपने सारे पढ़े हुए हैं, कोई भी इसमें चीज़ नहीं है, तो वी विल गो थ्रू इट क्विकली. So the concept of power have great importance in the electric power system. और इसका पूरा जो चैप्टर है वो तकरीबन इसी बारे में है. और आप लोग ऑलरेडी ये चीज़ जो है वो इसका ज़्यादातर मटेरियल जो है वो स्टडी कर चुके हैं. इसमें हम देखेंगे कि ऐसी एनर्जी कैसे फ्लो करती है सर्किट्स में, वो हम देखेंगे. और फिर इंस्टेंटेनियस पावर. देन इसमें हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आज जो हम इसमें ये कि इसमें हम मैटलैब का यूज़ जो है वो स्टार्ट करेंगे. और इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं इसमें कि ऐसी पावर होती क्या है, कम्प्लेक्स पावर, देन पावर फैक्टर से रिलेटेड चीज़ें, थ्री फेज सर्किट्स और डेल्टा वाई और पर फेज एनालिसिस, ये हम जो चीज़ें हैं वो इसमें स्टडी करेंगे. आपने ये चीज़ें बिल्कुल पढ़ी हुई हैं, उनको ध्यान के साथ देखना है. यहाँ पे रिकॉल करने का मतलब ये है कि आप इनको एक दफ़ा गो थ्रू कर लें दोबारा और इनको बिल्कुल क्लियर करें अपने माइंड में. किसी भी इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो होती है वो टाइम के साथ जो है वो वेरी करती है. इंस्टेंटेनियस पावर, तो अगर आपके पास एक वोल्टेज है, जैसे ये आपके पास एक करंट है और एक ग्राफ जो इक्वेशन है वो दूसरी आपके पास वोल्टेज की है, तो इस हर एक का अपना कोई फेज है, ठीक है, कोई भी फेज हो सकता है. ये इसको बेसिक रिप्रेजेंटेशन है साइनोसाइडल करंट और वोल्टेज की. थीटा आई और थीटा वी जो दो हैं वो दोनों एंगल्स हैं. जो इंस्टेंटेनियस पावर है, आपको पता है कि बेसिकली पावर एट एनी टाइम इज द प्रोडक्ट ऑफ द वोल्टेज एंड करंट. अब आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, जब भी हम ये आई विथ स्मॉल या वी विथ स्मॉल या पी विथ स्मॉल, पी जो है वो टाइम डिपेंडेंट पी, टाइम डिपेंडेंट वोल्टेज करंट स्मॉल में लिखें, तो इसका मतलब होता है ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज है. तो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज को आप जो है वो टाइम के साथ वेरी करती हैं. और इसमें पैरामीटर्स कौन से होते हैं, इसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है और इसका जो फेज शिफ्ट होता है. तो अल्टीमेटली वी नो दैट वी आर डीलिंग विद ए कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी जस्ट लाइक 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज. सो वी रिमूव ऑल द अदर इंफॉर्मेशन एंड वी शो इट इन फेजर फॉर्म. आई ये बोल्ड होता है थोड़ा सा फेजर में, जिसमें हम आई मैग्नीट्यूड और देन इट्स फेज ये इसको हम शो करते हैं. ये हमारे पास फेजर फॉर्म में आ गया. इसी तरह वोल्टेज भी और करंट भी. इस में अंडरस्टूड होता है कि आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है वो गिवन है, कांस्टेंट है 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज. जिस लेट्स पाकिस्तान में यहाँ पे या यूएस में, तो उसी सिस्टम के साथ आप फ्रीक्वेंसी जो है वो ले लेंगे 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज. किसी भी सर्किट में जो इंस्टेंटेनियस करंट है वो ये गिवन है और वोल्टेज ये. अगर इफ आई प्लॉट इट ऑन द सेम एक्सिस, लेट्स सपोज अभी इसके मुताबिक मैं इस तरह करता हूँ कि वो वोल्टेज का फेज जो है वो ये वोल्टेज है, उसी ग्रीन पे चलते हैं. और लेट्स सपोज करंट जो है उसका फेज इससे लैगिंग है, ये करंट है. तो किसी भी इंस्टेंट पे आप देख सकते हैं कि ये अब ये आपको अंदाजा हो गया, अगर वोल्टेज और करंट का सेम फेज नहीं है तो सर्किट इज नॉट रेजिस्टिव, इट इज आइदर कैपेसिटिव और इंडक्टिव. तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है किसी भी टाइम पे वो पावर को डिफाइन करेगा. अगर आप पावर को जो है वो लेट्स सपोज इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास जीरो वैल्यू आएगी. इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी. सो इस पॉइंट पर अगर आप मल्टीप्लाई करें देन इट विल बी अगेन जीरो. थोड़ा सा फेज वो उसमें फर्क आ रहा है, लेकिन अगर आप देख लें तो ये ऐसे चलेगा. ये ब्लू जो है वो आपके पास इंस्टेंटेनियस पावर है. इसको हम दोनों का ये प्रोडक्ट लेके हमने इसको ड्रॉ किया है. तो अगर आप गौर से ऑब्जर्व करें तो कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए. नंबर वन कि ये पावर जो है ये दोनों हाउस में लाई करती है, पॉजिटिव और नेगेटिव. इस मीन बोथ डायरेक्शन में फ्लो कर रही है. पावर पॉजिटिव इंस्टेंटेनियस पावर
पॉजिटिव भी हो रही है किसी एक टाइम पे और किसी एक टाइम पे ये अवे फ्रॉम द लोड जो है वो फ्लो कर रही है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इसमें साइकिल्स हैं। दूसरा ये है कि अगर इस सर्किट के हिसाब से देखें तो पॉजिटिव पोर्शन जो है इट इज़ मच ग्रेटर देन द नेगेटिव पोर्शन, ये भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये चीज़ें आगे आएगी। तो इन दोनों को अभी इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए हम इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अब ये अगर आप देखें तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मैंने लास्ट डिफाइन की थी वो अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके पास दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे, दो मुख्तलिफ तीन टर्म्स आएंगी बेसिकली। तो तीनों को आप इस तरह कंबाइन कर सकते हैं। एक तो ये है कि पहले टर्म जो है वो मल्टीप्लाई विद कॉस थीटा और ओमेगा के साथ है, दूसरी साइन वाली टर्म जो है वो 2 ओमेगा के साथ है। तो ये आप इसको जो लास्ट अभी हमने ये इक्वेशन है इसको इसमें ये आइडेंटिटी यूज़ की है और उसको हमने डिराइव की। आपकी बुक में कंप्लीट डेरिवेशन हुई है आदि सादात में। अब वहाँ पे देख सकते हैं ये आइडेंटिटी जो है वो cos अल्फा cos बीटा इज इक्वल टू 1/2 cos अल्फा माइनस बीटा और 1/2 cos अल्फा प्लस बीटा। ये तो ये आपके पास दो जो हैं वो इक्वेशंस, दो इसके कह लें कि आपके पास दो पार्ट्स होंगे, एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है। इसको हम इसको कहते हैं ये PXT और PRT के नाम इन्होंने दिए हैं। R स्टैंड्स फॉर रेजिस्टर और X स्टैंड फॉर रिएक्टेंस, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म जो है वो अगर आपका टू कंपोनेंट्स, द फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो इक्वेशन का ये है, इक्वेशन 2.5 का द फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो ये है और सेकंड कंपोनेंट इसका ये है 2.5 का। अगर आप गौर से देखेंगे इसमें 2 ओमेगा अपीयर हो रहा है और इसमें साइन थीटा साइन ट्वाइस, ये कोई गलत तो नहीं लिखा हुआ, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो इससे डबल है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे cos थीटा cos 2 ओमेगा टी, तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो है आपके पास vi cos थीटा और vi cos थीटा इंटू cos 2 ओमेगा टी प्लस। पहली टर्म इसमें आपके पास ये है cos थीटा इंटू 1, तो ये आपके पास बनेगी vi cos थीटा। दूसरी टर्म बनेगी आपके पास vi cos थीटा इंटू cos 2 ओमेगा टी प्लस थीटा, उसका फेज। और तीसरी टर्म आपके पास ये अभी यहीं पे लिखी हुई है। फर्स्ट टर्म को अगर आप गौर से देखें तो फर्स्ट टर्म आपके पास थीटा है। थीटा आपके पास यहाँ पे अब इसमें वेरिएबल क्या है आपके पास, एक है ओमेगा प्लस ओमेगा। तो अगर थीटा कोई भी वोल्टेज और करंट कोई भी खास रेजिस्टिव कंपोनेंट होगा और उसके लिए थीटा जो है वो कांस्टेंट होगा, तो ये एक कांस्टेंट टर्म है। सेकेंड टर्म हैज द फ्रीक्वेंसी ट्वाइस ऑफ द वोल्टेज और करंट 2 ओमेगा। तो अगर आप प्रीवियस फिगर में भी जाएं जो हमने अभी ड्रॉ की है, ये जो मैंने अभी आपको ग्राफ ड्रा करके दिया था, अगर आप इसको गौर से देखें तो ये वोल्टेज और करंट का, लेट्स सपोज मैं एक और कोई यूज़ कर लेता हूँ। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और अगर इसको हम ब्लू वाले के साथ, इसमें ग्रीन वाले के साथ ही देखें तो ये हमारा एक एंड पॉइंट है। ये टाइम पीरियड है आपका 1t। इसी टाइम पीरियड के दौरान अगर आप गौर से देखें ब्लू वाले उसको ग्राफ को, तो ये आपको ये ब्लू ग्राफ जो है ये पावर का है, ये आपको नज़र आ रहा है। इस दौरान ये इसका साइकिल यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, सेकंड साइकिल स्टार्ट हो रहा है और ये थोड़ा सा वो ग्राफ करेक्शन नहीं है। तो पावर की फ्रीक्वेंसी डबल होती है इंस्टेंटेनियस पावर की एज कम्पेयर टू द वोल्टेज और करंट, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर आप गौर से देखेंगे तो पावर में डबल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट भी मौजूद है। तो अगर आप इनको ड्रॉ करना स्टार्ट करें तो फर्स्ट यू विल ड्रॉ vi cos थीटा, ठीक है जी। vi cos थीटा ये एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। लेट्स इसको मैं एक मिनट, ये एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, ये पहली टर्म आपके पास मौजूद होगी। cos थीटा, थीटा की वैल्यू, थीटा जो है वो हमने ले लिया है, थीटा इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। दैट मीन्स कि थीटा, अब आपके पास दो एंगल हैं, थीटा v और थीटा i। सो थीटा इज इक्वल टू, इसको हम इसमें आएगा ये, तो थीटा v माइनस थीटा i, ये जो है आपके पास दो टर्म्स यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो थीटा जो है अगर हम दूसरी एक और बात, एक और जो इसमें चेंज है, ये v और i ये अब यहाँ पे RMS वैल्यूज हैं, ठीक है। और आपको पता है कि RMS का क्या रिलेशन होता है, नॉर्मली
तो एक चीज़ अभी से जहन में रख लें कि पावर में जब भी हम वोल्टेज और करंट डिफाइन करते हैं, जब तक स्पेसिफिकली बताया ना जाए, दैट मीन्स ओनली वैल्यू जो है वो मेंशन करेगी कि ये आरएमएस वोल्टेज या आरएमएस करंट, ठीक है। और चूंकि हम मेनली 3 फेज सिस्टम के साथ डील करते हैं, तो जो वोल्टेजेस होती हैं वो ऑलवेज लाइन टू लाइन होती हैं, और करंट जो होता है वो लाइन करंट होता है। जब तक के बताया ना जाए कि ये वोल्टेज न्यूट्रल टू फेज है और ये वोल्टेज न्यूट्रल, ये करंट जो है फेज टू न्यूट्रल करंट फ्लो कर रहा है, तो जब तक बताया ना जाए, तो इस चीज़ को आपने बिल्कुल अपने जहन में रख लेना है। तो ये आपके पास होता है वी मैक्सिमम डिवाइडेड बाय √2, और इसी तरह वोल्टेज भी आपके पास होता है, आई करंट भी होता है आई मैक्सिमम डिवाइडेड बाय √2 डिवाइडेड बाय 2, तो आई मैक्सिमम डिवाइडेड बाय √2। तो जो थीटा है आपके पास वोल्टेज और करंट, और इसको हम बाद में इसी एंगल को जो अभी हमने थीटा मेंशन किया है यहाँ पे, ये मेंशन किया है, ये थीटा, इसको हम इम्पीडेंस एंगल भी कहते हैं। और ये इम्पीडेंस एंगल उसी इम्पीडेंस जिस इम्पीडेंस अक्रॉस विच द वोल्टेज इज अपीयर्ड और करंट थ्रू द इम्पीडेंस इज फ्लोइंग, जो वोल्टेज और करंट उस इम्पीडेंस में से फ्लो करेंगे, वो एंगल जो बनेगा उसी एंगल को कहते हैं दैट इज एन एंगल ऑफ द इम्पीडेंस। तो ये अभी आपके पास आपकी ये चीज़ें एग्जाम्पल्स में, और ये चीज़ें बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएंगी। थीटा जो है वो पॉजिटिव होता है अगर आपके पास इंडक्टिव लोड हो, और थीटा नेगेटिव होता है आपके पास जो है वो अगर कैपेसिटिव लोड हो, दैट मीन्स लैगिंग और लीडिंग। फर्स्ट टर्म जो है वो आपके पास तो सिंपल, ये आपके पास डीसी कंपोनेंट। अब सेकंड टर्म जो है ये आपके पास एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी है, दैट इज द ट्वाइस ऑफ द वोल्टेज और करंट। जो वोल्टेज और करंट आपने दिया था उसका ये ट्वाइस है। तो अगर आप इसको यहाँ पे अभी ड्रॉ करें, तो इन दोनों दिस प्लस दिस, तो अगर इसको सिंपल देखें, ये मैंने ग्रीन में ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। और मैं इसको एक और, अगर आप सिर्फ सेकंड टर्म को ड्रॉ करें अभी, ये सेकंड टर्म, तो बेसिकली ये यहाँ पे आएगी डबल द फ्रीक्वेंसी। अब मैं इतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं बना सकता, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। अगर आप इन दोनों की सम को ड्रॉ करें, तो ये इसको बायस देगा और ये यहाँ पे फ्लक्चुएट करेगा। ये मैंने ऊपर पहले से ये ड्रॉ किया, ठीक है। तो ये वोल्टेज यहाँ पे होगी। जबकि अगर आप थर्ड टर्म को देखें, तो ये वोल्टेज ऐसे ही जो पावर है, सॉरी, ये पावर डबल फ्रीक्वेंसी का ये यहाँ पे अपीयर हो रही होगी, ठीक है। तो दोनों का, इन दोनों का जो टाइम पीरियड है वो सेम होगा, दैट विल बी द हाफ ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द सप्लाइड वोल्टेज VT और IT। ये जो पावर है इक्वेशन आपके पास जो है वो 2.7 P इज इक्वल टू VI cos थीटा, इसको हम कहते हैं। अच्छा, इसकी आपको पता है कि कोई भी साइनोसाइडल हो, उसकी एवरेज वैल्यू जो है वो क्या होती है, 0 होती है। आपके पास ये जो टर्म है VI cos थीटा, इसको हम कहते हैं कि रियल पावर और या एक्टिव पावर, और प्रोडक्ट ऑफ द RMS वोल्टेज वैल्यू और RMS करंट वैल्यू जो है उसको हम कहते हैं एपरेंट पावर। ये जो पार्ट है सिर्फ ये VI cos थीटा, इसको हम कहते हैं एपरेंट पावर। पूरा मैंने लिख लेता, ये आपके पास cos थीटा की टर्म है, ये अभी आ जाएगा, इसको हम कहते हैं पावर फैक्टर, ठीक है जी। और ये आपके पास जो P है, इसको हम कहते हैं रियल पावर या एक्टिव पावर, ठीक है। यूनिट्स होते हैं इनके वाट्स। और जो cos थीटा होता है वो आपके पास वो पावर फैक्टर कहलाता है। जब आपके पास पावर फैक्टर जो है वो लैगिंग हो, तो दैट मीन्स आप इंडक्टिव लोड पे हैं। जब आपके पास पावर फैक्टर जो है वो लीडिंग हो, तो आप कैपेसिटिव लोड पे हैं। ये आपने चीज़ें तकरीबन की हुई हैं। अच्छा जी, ये जो है ये टोटल ये इक्वेशन ये आपको बताती है कि आपके पास एक्टिव पावर क्या है, ठीक है। और इसमें जो पार्ट है इसको हम एपरेंट पावर कहते हैं। ये आपके पास पावर फैक्टर है। ये रियल पावर जो है दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एपरेंट पावर एंड द पावर फैक्टर, ठीक है जी। जब आपके पास इंडक्टिव हो लोड, तो आपके पास पावर फैक्टर लैगिंग होता है। जब कैपेसिटिव हो, तो आपके पास पावर फैक्टर जो है वो लीडिंग होता है, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि जो सेकंड टर्म है ये पल्सेटिंग है और ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी है, तो इसकी एवरेज वैल्यू जो है वो 0 होगी। और ये जो है वो ऑसिलेटिंग पावर इनटू द और आउट ऑफ द
क्या कहते हैं, ये पॉजिटिव होगा इसके साथ ऐड होके, जबकि उसी तरह ये कंपोनेंट जो है, ये पावर जो है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइकिल्स इसमें मौजूद होंगे, तो ये रिटर्न भी होगा और बार बैक एंड फ्लो करेगी। तो इसलिए हम ये इस पावर को हम कहते हैं रिएक्टिव पावर। ठीक है, इसको हम कहते हैं रिएक्टिव पावर और इसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपके पास ये टर्म है रिएक्टिव पावर की, और इसको हम, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा ये जो टर्म है आपको पता है कि इसकी वैल्यू जो है वो 0 और 1 के दरमियान जो है वो वेरी करेगी। ये आपको सिर्फ ये इंडिकेशन देता है कि ये साइनोसाइडली वेरी कर रही है एट द फ्रीक्वेंसी, स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी। इन दिस केस इट इज ट्वाइस द ओमेगा टी, ट्वाइस ऑफ ओमेगा 2 ओमेगा है, दैट इज द ट्वाइस ऑफ द वोल्टेज और करंट फ्रीक्वेंसी। तो मैग्नीट्यूड जो है वो Q का रिएक्टिव पावर का, दैट इज इक्वल टू VI साइन थीटा। तो VI इज अगेन पावर फैक्टर। ठीक है, और ये साइन थीटा के साथ प्रोडक्ट करके आपको रिएक्टिव पावर बताती है, और इसके यूनिट्स जो हैं वो हैं वॉट्स। ठीक है, इंडक्टिव लोड के लिए इसकी वैल्यू L हो, अगर सर्किट में इंडक्टिव लोड हो तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और कैपेसिटिव लोड में इसकी वैल्यू जो मैग्नीट्यूड जो है वो नेगेटिव। ये मैग्नीट्यूड की बात हो रही है कि हम कहें कि 25 आवर्स फ्लो कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ये 25 जो हैं साइनोसाइडली वेरी करेंगे टाइम के साथ, और एक हाफ साइकिल में ये टुवर्ड्स द लोड फ्लो करेंगे और दूसरे हाफ साइकिल में अवे फ्रॉम द लोड करेंगे। ठीक है, ये इक्वेशन 2.6 और 2.8 मैंने दोबारा लिख दी है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर आपके पास प्योर रेजिस्टिव लोड हो तो पावर फैक्टर 1 होता है, और अगर आप यहाँ पे देखें तो cos थीटा मींस 1, तो P इज इक्वल टू VI cos थीटा होता है, तो एवरेज पावर और एपरेंट पावर जो है वो आपस में इक्वल हो जाती है। ठीक है, तो ये प्योर रेजिस्टिव लोड जो है वो प्योर हीट प्रोड्यूस करता है। दैट मीन्स कि आपके पास एनर्जी, हीट जब प्रोड्यूस होगी तो वो कभी भी वापस रिटर्न नहीं होती सर्किट को। तो जब आपके पास प्योर रेजिस्टिव लोड हो तो एक ही डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो करती है, दैट इज फ्रॉम द सोर्स टू द लोड। सेकेंड पार्ट आपके पास है इक्वेशन का, अगर आप देखें, अगर आपके पास इंडक्टिव लोड हो तो एवरेज पावर जो है वो 0 होती है। एवरेज पावर जो है वो वन साइकिल में, हाफ साइकिल में ये टुवर्ड्स द लोड फ्लो करती है, और सेकेंड हाफ साइकिल में अवे फ्रॉम द लोड। और इसका जो वोल्टेज है वो लीड करती है करंट को 90 डिग्री से साथ, या करंट लैग करता है वोल्टेज को 90 डिग्री के साथ। इसमें इंपॉर्टेंट टर्म जो डिस्कस करने वाली है, हम कहते हैं इंडक्टिव लोड है तो पावर फैक्टर लैगिंग होता है। तो दैट मीन्स कि हम ये देखते हैं कि करंट क्या कर रहा है, करंट वोल्टेज को लीड कर रहा है तो पावर फैक्टर लीडिंग होगा, करंट वोल्टेज को लैग कर रहा है तो दैट मीन्स पावर फैक्टर जो है वो क्या होगा, लैगिंग होगा। तो हम करंट को देखते हैं लीडिंग और लैगिंग में। इसी तरह कैपेसिटर में जो है वो करंट जो है वो लीड करता है तो पावर फैक्टर जो है वो लीडिंग हो जाता है आपके पास। ये एग्जांपल्स हैं, इनको आप देखिएगा, ये ज़रूर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इनको सॉल्व करें एक दफ़ा। तो आपकी जो पहली असाइनमेंट होगी इन्हीं एग्जांपल्स पे होगी, इन्हीं को आप सॉल्व करेंगे, और मैटलैब में भी इसको सॉल्व आपने करना है। इसी को आपने मैटलैब में भी ड्रॉ करना है। बुक्स जो हैं वो डाउनलोड कर लें, ख़रीद लें, देख लें। तो अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो समझने वाली हैं। बाकी एग्जांपल्स आपके लिए मुझे पता है कोई मसला नहीं होगा सॉल्व करना। इसको अगर आप गौर से देखें, ये क्या लिखा हुआ है, VT इज इक्वल टू 100 cos ओमेगा टी। दैट मीन्स कि आपके पास एक वोल्टेज है इंस्टेंटेनियस, जिसका फेज 0 है, थीटा 0 है, देख लें इसमें थीटा V, ये इस तरह वेरी कर रही है, और ये एक वैल्यू है नॉर्मली जिसको हम VM से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी, अब आपके पास ये इसका फेज है, जो फेज जो है वो थीटा V इसमें 0 है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये 100 को देखें, यहाँ पे कुछ नहीं मेंशन कि ये RMS वैल्यू है या आपके पास मैक्सिमम वैल्यू है। इलेक्ट्रॉनिक्स में आप जो इक्वेशन पढ़ते थे वो ऐसे ही पढ़ते थे, V इज इक्वल टू VM कॉस थीटा या साइन थीटा, जो भी ओमेगा टी ले लें, चले इसको ओमेगा टी समझें। और जबकि यहाँ पे आप जो हैं वो क्या करेंगे, VRMS अगर मेंशन हो, ठीक है, तो VRMS भी हो सकता है। लेकिन नॉर्मली जब आपके पास ये मेंशन होगा कि ये वैसे ही लिखा हुआ है 100 cos ओमेगा टी, तो ये VM होगा। ठीक है, तो आपके पास VM है और आपके पास मेंशन भी नहीं है कि RMS वैल्यू है, तो हम इसको VM इसी स्टैंडर्ड में कंसिडर करेंगे। और इंडक्टिव लोड है आपके पास 1.25 इंटू 1.25 60। ठीक है, तो अगर आप देखें कि इसको अगर आप फेजर में लिखें, VM 100 और एंगल 0,
ठीक है। तो 100 एंगल 0, तो आई मैक्सिमम आप निकाल सकते हैं, डिवाइड बाई इम्पीडेंस कर दें तो ये आपके पास आई मैक्सिमम हो जाएगा। इसको आपने देखें साइनोसाइडल फॉर्म में लिख लिया है और ये एंगल आपके पास आ गया -60। तो करंट यहाँ पे कहीं पे लाई कर रहा होगा, ये करंट का ग्राफ होगा, ठीक है। यूज मैटलैब टू प्लॉट आई टी वी डी पी टी पी आर, ये सारे आपने इसमें प्लॉट करने हैं। ये देख लें, ये इसमें प्लॉट नहीं हुए हैं, मैंने नहीं किए, ये बुक में हुए हैं, देख लीजिएगा इनको। ये एग्जांपल आपने मैटलैब में सॉल्व भी करनी है। आपने एक अपना फोल्डर बना लेना है जिसमें असाइनमेंट 1 के साथ और ये टाइम के साथ आपने सॉल्व करनी है। इसी तरह जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कम्प्लेक्स पावर। ये आपके पास करंट का इंस्टेंटेनियस वैल्यू थी और ये वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू थी। तो आप इनको फेजर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ये आपको पता हो। फेजर फॉर्म में वो क्वांटिटीज लिखी जा सकती हैं जो टाइम के साथ वेरी कर रही हैं। Z इज इक्वल टू Z मैग्नीट्यूड और कोई भी एंगल अल्फा, ये फेजर नहीं है, इसको क्लियर समझें। अच्छा, ये कम्प्लेक्स क्वांटिटी है क्योंकि इंपीडेंस टाइम के साथ वेरी नहीं करती, वोल्टेज और करंट सिर्फ टाइम के साथ वेरी करते हैं। सो दैट्स व्हाई फेजर्स आर वोल्टेज फेजर एंड करंट फेजर, और इसी तरह पावर फेजर। On the other hand, Z is not a phasor quantity, it is a complex quantity that has a magnitude and the phase only. ये एक इसमें इन दोनों को रिप्रेजेंट किया है फेजर फॉर्म में, इसका जो ग्राफ बनाया है। तो देयर यू कैन सी दैट दिस इज द करंट थीटा आई और ये, और थीटा वी पे वोल्टेज है। वोल्ट आप लीड और लैग कैसे देखते हैं, इस तरह देखते हैं हमेशा लीड और लैग फेजर में। ये अब इसमें हम लीड को नॉर्मली जो करंट को देखते हैं, तो करंट इसमें वोल्टेज को लैग कर रहा है, वोल्टेज के बाद आ रहा है, तो दैट मीन्स कि करंट इज लैगिंग, ठीक है। इंडक्टिव लोड है आपके पास। तो अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट लें, वी आई कॉन्जुगेट। आई कॉन्जुगेट क्यों यूज करते हैं? आई कॉन्जुगेट इसलिए यूज करते हैं कि आपके पास वोल्टेज का एंगल है और करंट का एंगल है। अगर आप सिंपल देखते हैं तो अब आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे अगर फेजर फॉर्म में यहाँ पे देखें, एक मिनट इसको मैं डिलीट करता हूँ। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो व्हाट इज थीटा? थीटा इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट, यही कहते हैं ना। तो इस फेज डिफरेंस को डिफाइन करने के लिए आपको वोल्टेज का फेज एंगल माइनस करंट का फेज एंगल करना होता है। तो जब आप इसको कॉन्जुगेट करेंगे तो तब ही करंट का फेज एंगल माइनस के साथ आएगा। अदरवाइज सिंपल आप करते तो क्या आता आपके पास, V इंटू आई और एंगल हो जाता है थीटा V प्लस थीटा आई, यही होता है ना, दो फेजेस को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये थीटा V प्लस थीटा आई जो है ये आपको फेज डिफरेंसेस नहीं बताना था। तो ये जो कॉन्जुगेट का कंसेप्ट है ये इसीलिए इंट्रोड्यूस हुआ है कि सो यू कैन हैव द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट। तो ये इसने इसको रिप्रेजेंट किया है वी आई और एंगल थीटा। सो आपके पास ये जो इक्वेशन है वी आई इंटू थीटा, ये एक कम्प्लेक्स पावर को डिफाइन करती है। कम्प्लेक्स क्वांटिटी होगी जिसमें आपके पास रियल पार्ट भी होगा और इमेजिनरी पार्ट भी होगा। तो इसमें आप देखें कि वी आई कॉस थीटा रियल पार्ट होगा प्लस जे वी आई साइन थीटा जो है वो इसका इमेजिनरी पार्ट होगा, जिस तरह हम कम्प्लेक्स कन्वर्जन आप करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम रियल पार्ट को जो है वो पी से रिप्रेजेंट करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को हम या Q से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम रिएक्टिव पावर कहते हैं Q, जबकि P को हम एक्टिव पावर कहते हैं P। ये इसको हम जो डिफाइन करते हैं, ये क्वांटिटी, ये हमारे पास कम्प्लेक्स पावर होती है S इज इक्वल टू वी आई कॉन्जुगेट, और इसी तरह V इज इक्वल टू जेड आई। आप देख सकते हैं नॉर्मल रूल जो हैं, V इज इक्वल टू आई जेड, एक आपके पास ये फार्मूला है, ठीक है। तो अगर आप V को रिप्लेस करें आई जेड से, तो आपके पास Z इंटू आई इंटू आई कॉन्जुगेट आ जाएगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं R इंटू आई स्क्वायर मैग्नीट्यूड प्लस J X इंटू आई स्क्वायर। ये मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं कम्प्लेक्स पावर की जो आपके पास अपीयर होती हैं। सो द कम्प्लेक्स पावर को आप कह सकते हैं कि ये एक पावर है जिसमें आपके पास एपरेंट पावर, ये अगर वी आई मैग्नीट्यूड है, ये सिर्फ एपरेंट पावर है, और उसके साथ जो है जस्ट मैग्नीट्यूड आ गया, सॉरी एंगल आ गया, तो दैट डिफाइंस द कम्प्लेक्स पावर, ठीक है। नॉर्मली इसकी जो कम्प्लेक्स पावर की जो रेटिंग्स हैं वो केवीए और एमवीए में, उसी तरह जिस तरह एपरेंट पावर की, तो सेम रेटिंग्स होती हैं इसकी एपरेंट पावर की और कम्प्लेक्स पावर की, बोथ इन वीएज, एमवीए, केवीए, वीए। और जो एपरेंट पावर है दैट गिव्स डायरेक्टली इंडिकेशन ऑफ द हीटिंग, और नॉर्मल प्रैक्टिस में यही स्टैंडर्ड वैल्यू होती है जो किसी भी इक्विपमेंट की पावर सिस्टम में रेटिंग डिफाइन करती है। जैसे ट्रांसफार्मर है
आप कहते हैं कि ये ट्रांसफार्मर कितने KVA का है या MVA का है। ठीक है जी। और अदर सिग्निफिकेंस जो है इसकी अपरेंट पावर की, ये आपको दोनों चीज़ें बताती है, एक्टिव पावर भी बताती है और रिएक्टिव पावर भी बताती है। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं तो कि एक्टिव पावर का और रिएक्टिव पावर का इफेक्ट कंबाइन होकर आप टोटल जो है किसी भी इक्विपमेंट की लोडिंग को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे ट्रांसफार्मर है 100 kVA का है, तो दैट डजंट मीन के आपके पास 100 मेगावाट्स उसमें होंगे। उसमें 100 MVA में आपके पास वाट्स प्लस वार्स दोनों की कम्बिनेशन जो है वो शामिल होगी। तो टिपिकल लोडिंग ऑफ द एनी पावर सिस्टम इक्विपमेंट दैट डिपेंड्स ऑन द एक्टिव पावर एज वेल एज ऑन द रिएक्टिव पावर। ठीक है। कॉम्प्लेक्स पावर बैलेंस के आपके पास जो रियल पावर सप्लाइड बाय द सोर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ रियल पावर एब्जॉर्ब बाय द लोड। तो आपके पास जो भी पावर है, इसी तरह पावर बैलेंस बिटवीन द रिएक्टिव पावर वो भी आप मेंटेन होती है हमेशा कि रिएक्टिव पावर सप्लाइड बाय द लोड इज इक्वल टू द सम ऑफ द रिएक्टिव पावर्स कंज्यूम बाय द एब्जॉर्ब बाय द लोड। और तो पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में सारे क्या करेंगे कि वो मैग्नीट्यूड की बात करें तो हमेशा यही डिफाइन करते हैं कि रिएक्टिव पावर भी इसी तरह जो है वो मेंटेन होती है। नॉर्मली जो इसी तरह कम्प्लेक्स पावर को भी देखें, डिलीवर टू द लोड इन पैरेलल इज द सम ऑफ द कम्प्लेक्स पावर डिलीवर टू द ईच। तो ये अगर आप ये तीन आपके लोड है, नॉर्मल लोड की कम्बिनेशन भी यही पैरेलल कम्बिनेशन होती है। आपको पता होगा सारे लोड जो हैं वो प्रैक्टिकली जो है वो पैरेलल में कंबाइन होते हैं। तो ये आपके पास प्योर रेजिस्टिव लोड है, नंबर 2 इंडक्टिव लोड है और कैपेसिटिव लोड है। ठीक है। तो इन सब की जो कम्प्लेक्स पावर है एस, ये इसके बराबर होगी। तो सोर्स ये कम्प्लेक्स पावर जो है वो MVA KVA जो भी है वो ये सप्लाई कर रहा होगा। ये एग्जांपल है, इसको देख लीजिएगा। इसमें तीनों लोड्स लगाए हुए हैं और आपके पास करंट्स आपने हर एक के फाइंड करने हैं। देन यू हैव टू कैलकुलेट कम्प्लेक्स पावर। ये देखें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या हैं इसमें कि अब I1 I2 I3 आपको नज़र आ रहा है, तीन मुख्तलिफ टाइप्स के लोड्स के लिए है। तो I1 और I2 अगर इनकी Z का मैग्नीट्यूड सेम भी हो लेकिन इनके एंगल डिफरेंट होंगे, तो अब ये एंगल जो होगा Z का, ये Z एंगल 0 होगा, ये एंगल जो है वो Z एंगल थीटा होगा और ये एंगल जो है वो Z एंगल माइनस थीटा होगा। तो प्योरली इंडिकेट कर रहा है कि ये जो है आपके पास प्योर रेजिस्टिव लोड है, ये आपके पास रेजिस्टिव प्लस इंडक्टिव है और ये आपके पास रेजिस्टिव प्लस कैपेसिटिव है। तो करंट को अगर आप देखें तो 20 प्लस J0 रिएक्टिव पार्ट के लिए, करंट में कोई भी रिएक्टिव कंपोनेंट नहीं है, रिएक्टिव पार्ट का नहीं है इसका, जस्ट ओनली द रियल पार्ट, जबकि बाकी दोनों में मौजूद है। अब I2 जो है माइनस J80, दैट इंडिकेट्स के आपके पास ये थोड़ा सा ये आपके पास माइनस में आ गया इसका करंट, तो ये इसके साथ, इसका मतलब है इस करंट में माइनस के साथ रिएक्टिव कंपोनेंट आएगा और कैपेसिटर में प्लस के साथ। क्यों आएगा ये, अगर आप वो फिगर दोबारा देखें तो आपके पास ये V है, लेट्स सपोज ये 60 डिग्री पे है, इंडक्टिव लोड में इसको ये लैग करता है, ये कितना होगा, लेट्स सपोज इसको कहते हैं ये 40 डिग्री पे है, ये I इंडक्टिव है, ये I प्योर सॉरी ये V है। और अगर कैपेसिटिव होता तो ये करंट यहाँ पे होता, लेट्स सपोज नहीं यहाँ नहीं बनाते, यहाँ बनाते हैं इसको, ये 80 डिग्री पे। तो आप गौर से देखें तो इंडक्टिव के लिए क्या होगा, ये इंडक्टिव पोजीशन है, इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ये इंडक्टिव पोजीशन है। तो 60 माइनस 40 20 डिग्री ये इम्पीडेंस का एंगल होगा प्लस साइन के साथ। अगर यहाँ पे आप देखें तो 60 माइनस 80, हमेशा देखें 60 माइनस 80, तो दैट इज माइनस 20, ये एंगल आएगा माइनस 20। तो दैट डिफाइंस द करंट इज लीडिंग और दैट डिफाइंस द करंट इज लैगिंग। ठीक है। इसी तरह कम्प्लेक्स पावर में भी देखें कि यहाँ पे आपके पास रिएक्टिव कंपोनेंट 0 है, जबकि यहाँ पे रिएक्टिव कम्प्लेक्स पावर पॉजिटिव होती है उसका रिएक्टिव पार्ट जब इंडक्टिव लोड हो, और नेगेटिव होती है जब उसके पास कैपेसिटिव लोड। तो ये पावर बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक इन सबको सम करें तो आपके पास टोटल पावर जो है वो आ जाएगी। आप इसको अल्टरनेट इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं कि टोटल जो है वो आपके पास करंट क्या है, टोटल करंट ये आपने डिफाइन कर लिया और जस्ट इसको कैलकुलेट करें VI मैग्नीट्यूड से। तो दोनों सूत्रों में आपके पास ये देखें 96,000 प्लस J72,000 और ये आपके पास सेम है।
ठीक है, तो आप यहाँ करंट आप देख सकते हैं, तीनों करंट्स जो हैं वो आपको बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं। ये जो है वो अगर आप डिफाइन करें करंट, तो ये आपके पास I1 जो है वो रेजिस्टिव है, I2 जो है वो इंडक्टिव है, और I3 जो है वो प्योर कैपेसिटिव है। तो नेट इफेक्ट जो है वो ये है -36। ठीक है, यहाँ पे करंट जो है वो मौजूद होगा, ये करंट का फेज होगा। ठीक है, इसी तरह पावर्स भी जो है वो आप फेजर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये वही आपके पास एग्जांपल है। पावर फैक्टर करेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। एपरेंट पावर जो है वो आपके पास मल्टीप्लाई बाय पावर फैक्टर करेक्शन में आपके पास पावर फैक्टर जो है वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है कि आपने देखा है कि टोटल जो केवीए रेटिंग है दैट इज accumulated by the या occupied by the active power and reactive power. तो that means कि आपके पास एक्टिव करंट और रिएक्टिव करंट दोनों टोटली आपके पास लोडिंग को डिफाइन करते हैं। हो सकता है कि आपके पास एक सर्किट हो जिसमें टोटली एक्टिव करंट हो सकता है आपके पास टोटली यू हैव ओनली द रिएक्टिव कंपोनेंट और द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ठीक है, तो दैट मीन्स कि आपने पावर फैक्टर को आपने जो है वो प्रॉपरली मेंटेन करना है। आप प्रॉपरली क्यों मेंटेन करते हैं कि नॉर्मल जो आपकी बिलिंग होती है दैट इज ओनली ड्यू टू द वॉट्स। आपका जो एनर्जी मीटर है, एनर्जी मीटर दैट रीड्स वॉट्स, ये वॉट्स को जो है वो रीड करता है। अब आप यहाँ से सेंड कर रहे हैं एक पावर दैट इज वॉट्स प्लस वॉट्स। ठीक है, और फिर नेक्स्ट स्टेप में आपके पास एक्टिव कंपोनेंट, फिर नेक्स्ट स्टेप में आपके पास एक्टिव कंपोनेंट करंट का और रिएक्टिव कंपोनेंट। सो अगर आप उन्हें सिर्फ वाट्स रीड करने हैं सो बिलिंग आपकी इसकी आनी है, और आपका एक कंज्यूमर है जो रिएक्टिव पावर ही यूज कर रहा है ओनली, सो तो आपका बिल जो है वो एनर्जी कंज्यूम जो है वो दैट विल इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसीलिए जो है वो आपके लिए ये कंपल्शन होती है कि आप पावर फैक्टर 1 के करीब करीब रहें। ऑब्वियसली आपके पास जो लोड्स नॉर्मल जो लोड्स होते हैं वो सारे के सारे तकरीबन इंडक्टिव मोटर्स पे होते हैं, तो वो इंडक्टिव लोड होता है। तो इसीलिए आपको वो कहते हैं कि चलें 1 पे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो 0.85 जिस तरह पाकिस्तान में उन्होंने एक लिमिट सेट की हुई है कि 0.85 लैगिंग से आप नीचे नहीं जा सकते। ठीक है, तो 15% ऑफ द करंट जो लैगिंग करंट है दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली प्रोड्यूस्ड बाय द वाप्टा। अगर आपको और भी चाहिए तो सो यू हैव टू अरेंज कैपेसिटर बैंक फॉर द लोड्स एट द योर लोड साइड। तो इसलिए पावर फैक्टर जो है वो आपने इम्प्रूव करना है। ये एक्स्ट्रा वोल्टेज ड्रॉप करता है, एडिशनल लॉसेस करता है ट्रांसमिशन लाइन में, और आपकी लाइन को ऑक्यूपाई करता है। एक किस्म का कह लें यूजलेस तो नहीं है, रिएक्टिव पावर इज रिक्वायर्ड टू रन द इंडक्टिव लोड्स। मशीन्स जो हैं आपके पास मशीन्स होती हैं, ये ज़रूर होगा आपके पास, लेकिन आपका एक कह लें कि यूजलेस इन द शेप ऑफ इकोनॉमिक्स कि आप वाट्स मेजर करते हैं और वाट्स की पावर पे आप बिलिंग करते हैं, तो उसमें आपने उसके लिए ये यूजलेस है और लाइन को ऑक्यूपाई करता है। सो यू हैव टू द रिड्यूस द यू कैन से यू हैव टू मेंटेन द पावर फैक्टर अराउंड अबाउट 1। सो इसके लिए आप जो है वो लोड एंड पे कैपेसिटर बैंक भी आप जो है वो लगा सकते हैं, एंड कंडेंसर, ये जिसको कंडेंसर कंपनसेशन कहते हैं और सिंक्रोनस कंपनसेशन कहते हैं। मशीन्स में आपने पढ़ा होगा कि फ्रॉम द फ्यू मशीन्स आउट ऑफ लेट्स सपोज यू हैव 50 induction motors running parallel at the load side, you can replace 1 or 2 with the synchronous machine। तो आप वहाँ पे synchronous मोटर लगा के उसको लीडिंग पावर फैक्टर पे रन करके भी अपना पावर फैक्टर जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपका जो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है वहाँ पे जो आपके पास जो लोड लगा होता है उस पर नॉर्मली आपके घर में सिर्फ एक मीटर लगा हुआ है, एनर्जी मीटर, दैट इज़ वाट्स, जबकि इंडस्ट्रियल में वहाँ पे पावर फैक्टर मीटर भी लगे होते हैं, वाट्स वी सारे लगे होते हैं। सो जो पावर फैक्टर वाला जो मीटर होता है उसमें एक वो स्पेशल उसका डिज़ाइन होता है कि लोअर पावर फैक्टर 1 से नीचे जहाँ तक लेट्स सपोज आपका पावर फैक्टर जो है वो किसी एक टाइम पे 0.80 पे आ गया था और यू हैव टू मेंटेन इट एट 0.85, तो ये 0.80 पे जाके रुक जाएगा, ये इससे ऊपर नहीं आएगा दोबारा। सो जब भी वापदा ये यूटिलिटी कंपनी जो भी है वो रीडिंग करेगी तो वो आपको पेनल्टी लगाएगी कि आपका पावर फैक्टर इस लो लेवल तक गया। ठीक है, तो इसलिए आप जो है वो अपना पावर फैक्टर जो है वो इम्प्रूव कर रखते हैं एट द डिजायर्ड लेवल जो वापदा रिक्वायर करता है। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन?